हाय, आदाब, नमस्कार सभी को। हम लोगों ने कल पढ़ा था बाल्यावस्था के उपनाम। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बाल्यावस्था की परिभाषाएं कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था की कौन सी परिभाषा दी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है। तो जो पहली परिभाषा वो बोली गई है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। किसने कहा है ये कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है? अब इसे याद कैसे करेंगे? देखो, अनोखा, एक ये वर्ड अनोखा काल, ठीक है। अनोखा मतलब कोई ऐसी चीज़ जो अनोखी हो अपने आप में। जैसे 10 रुपए का अगर आप कोलगेट लें तो उस कोलगेट में क्या फ्री में मिलता है? क्या मिलता है? ब्रश मिलता है। कोलगेट के साथ ब्रश आता है। 10 रुपए का कोलगेट और कोलगेट के साथ ब्रश। तो ये जो कोटेशन है बच्चा, वो कोटेशन है काल एवं ब्रूस की। समझ गए कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। हमने एक वर्ड निकाला, अनोखा काल। और अनोखा मतलब 10 रुपए में हमें अनोखा क्या मिलेगा? कोलगेट और प्लस में ब्रश। कोलगेट से कॉल निकाला और ब्रश से ब्रश निकाला, बनाया कॉल एवं ब्रूस। समझ गए हो? तो दूसरी कोटेशन देखो, तो दूसरी कोटेशन है बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। अब यहाँ पे भी वही टर्म है, अनोखा काल, लेकिन किसका? संवेगात्मक विकास का। ठीक, बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। तो एक चीज़ याद रखना, जिस कोटेशन में अनोखा शब्द मिल जाए वो कोटेशन हमेशा किसकी जाएगी? बाल्यावस्था से रिलेटेड अगर कोटेशन है और उस कोटेशन में अनोखा मिल जाए तो वो कोटेशन किसकी होगी? काल एवं ब्रूस की। ठीक है, तो बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है, ये भी किसने कहा? काल एवं ब्रूस ने। तीसरी कोटेशन, जो तीसरी कोटेशन है वो है कि बाल्यावस्था मानसिक जो बाल्यावस्था है, मानसिक रुचियां समझते हो कि जो बच्चा चाहता है उसमें उसकी रुचि हो। बाल्यावस्था मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन का अनोखा काल है। ये जो अवस्था होती है बाल्यावस्था, इसमें जो मानसिक रुचियां होती हैं उनमें परिवर्तन जाहिर है। जो हमें शैशवावस्था में जो हमारी जिस चीज़ में रुचि होगी, हो सकता है वो बाल्यावस्था में ना हो, चेंज हो जाए। यहाँ पे भी एक शब्द आया है अनोखा काल। अब बाल्यावस्था मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन का अनोखा काल है। मैंने बताया बाल्यावस्था से जितनी भी कोटेशनें अनोखे शब्द से जुड़े वो सब किसकी होंगी? काल एवं ब्रूस की। तो ये तीन चीज़ें समझ गए, तीन कोटेशनें समझ गए हो। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। अब अनोखा मतलब 10 रुपए में अनोखा क्या मिलेगा? कोलगेट के साथ ब्रश फ्री। तो कोलगेट से कॉल निकाला और ब्रश से ब्रूस। कॉल एवं ब्रूस की परिभाषा। उसके बाद दूसरी परिभाषा बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। यहाँ पे भी अनोखा काल आया, लेकिन किसका?
संवेगात्मक विकास का, तो ये भी किसकी कोटेशन है? कॉल एवं ब्रूस की। उसके बाद बाल्यावस्था मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन का अनोखा काल है। तो मानसिक रुचियों में स्पष्ट परिवर्तन का अनोखा काल, अनोखा वर्ड आया, ये भी किसकी कोटेशन है? कॉल एवं ब्रूस की। तो ये 3 कोटेशनें समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े तो आगे जो कोटेशन आएगी, चौथी कोटेशन देखो कि किसने क्या कहा। बाल्यावस्था मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल है। मिथ्या या छद्म परिपक्वता का काल है। पहले इस कोटेशन को समझो कि मिथ्या या छद्म परिपक्वता क्या होती है। देखो, बच्चा जब 6 से 12 उम्र, बाल्यावस्था की एज क्या होती है? 6 से 12। तो जब इस उम्र में वो होता है तो परिपक्वता का मतलब समझ गए कि कितना वो परिपक्व होगा अपने जीवन में, कितनी उसको समझ होगी। एक्चुअल में परिपक्वता का मतलब है कितनी उसको समझ होगी। जब बालक 6 से 12 साल का होता है तो वो ये समझता है कि मैं पूर्ण रूप से समझदार हो गया हूँ। जबकि क्या वास्तव में ऐसा होता है? 6 से 12 साल तक का बालक क्या पूर्ण रूप से समझदार होता है? नहीं होता। लेकिन वो अपने आप को समझता है कि मैं पूर्ण रूप से समझदार हूँ। अब यहाँ पे वर्ड आया है जो छद्म या मिथ्या, इसे याद कैसे करेंगे इस कोटेशन को कि ये कोटेशन किसने दी है? मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठ या गलत, झूठ या गलत। अब अगर कोई आपसे झूठ या गलत बोले, अगर ये कोटेशन आ जाए बाल्यावस्था मिथ्या है, छद्म परिपक्वता का काल है, मतलब वो सामने वाला है जो वो झूठ बोल रहा है। और अगर कोई झूठ बोलेगा तो हमें क्या आएगी? रीस आती है। रीस का मतलब होता है, राजस्थानी वर्ड है ये, रीस का मतलब होता है गुस्सा। या जो झूठ या गलत होता है वो कभी हमें रास नहीं आता। झूठ कोई बोले हमसे तो कभी हमें वो रास नहीं आता। तो ये कोटेशन भी किसकी है? रास है, एक मनोवैज्ञानिक उनकी कोटेशन है। ये कोटेशन किसकी है? रॉस की कोटेशन है। तो समझ गए कि ये कोटेशन कैसे याद करनी है। अगर कोई झूठ या गलत बोलेगा तो वो चीज़ हमें रास नहीं आएगी। और ये किसकी कोटेशन है? रास की कोटेशन है, ठीक है। आगे बढ़े। आगे जो अगली कोटेशन दी है वो किसने कोटेशन दी है? देखो, अगली जो कोटेशन है वो कोटेशन है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो, शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक, जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। और ये बाल्यावस्था से जुड़ी कोटेशन है कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। सोचो यार, जब हम लोग इस उम्र में थे, 6 से 12 की उम्र में, तो हम पत्ते हमारे पास नहीं होते थे, कार्ड हमारे पास नहीं होते थे। हम माचिस के, वो जो नहीं होती माचिस का कवर, उससे कार्ड बनाते थे और पत्ते खेल लेते थे। ना जाने कितने खेल, ना जाने कितने खेल बनाए जो खेल वास्तव में है ही नहीं, लेकिन हमने उनको खेला। टायर चलाना वो भी अपना एक खेल था। हाँ, स्कूल की 4 दीवारी पे खड़े होके टॉयलेट करते थे, वो भी एक खेल था, वो भी एक मज़ा था। तो शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो, कोई भी कोटेशन आएगी उसका एक कीवर्ड होता है। अगर ये कोटेशन आएगी तो ये वर्ड जरूर आएगा कि शायद ही ऐसा कोई बालक हो जो 10 वर्ष का खेल ना खेलता हो। 10 का मतलब क्या होता है? 10, और 10 को ही बना दो टैग, या 10 को ही टैंग बना दो।
10 को ही टैंक बना दो और आगे लगा दो एस। अब ये जो कोटेशन है वो है स्ट्रैंग की। ये कोटेशन किसकी है? स्ट्रैंग महोदय ने बोला था कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो ये कोटेशन समझ गए कैसे याद करनी है? ये कीवर्ड लिखना, अपनी कॉपी में इन सारी चीज़ों को लिखना, और जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे ही नहीं कि शायद ही ऐसा कोई खेल हो जो 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। किसने कहा? 10, 10 को टैंक बनाया, एस लगा दिया, स्ट्रैंग हो गया। तो ये कोटेशन किसकी है? स्ट्रैंग महोदय की कोटेशन है। उसके बाद में अगली जो कोटेशन है वो कि देखो, छः, 7 और 8 वर्ष तक बालक में, 6, 7 और 8 वर्ष तक बालक में, 6, 7 और 8 मतलब कौन सी एज? बाल्यावस्था। 6, 7 और 8 वर्ष तक बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान, नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति, आदर्शों की उत्पत्ति, छः, 7 और 8 वर्ष तक बालक में अच्छे बुरे का ज्ञान, नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति, आदर्शों की उत्पत्ति, सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति, सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति का विकास हो जाता है, का विकास हो जाता है। मतलब कोटेशन क्या कह रही है कि जो बालक होता है वो 6, 7 और 8 वर्ष तक, अगर बालक की है 6 साल या 7 साल या 8 साल तक की है तो उसके अंदर अच्छे बुरे का ज्ञान हो जाएगा, उसके अंदर नैतिक मूल्यों की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब सम्मान करना, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना, गलत चीज़ों को समझना कि ये अच्छा है ये गलत है, आदर्शों की उत्पत्ति, वही किसी के बारे में क्या बोलना है, किसी के बारे में क्या कहना है, सामाजिक मूल्यों की उत्पत्ति मतलब समाज में रहने का ढंग, किस तरीके से समाज के साथ जुड़ सकता है, इन सारी चीज़ों का विकास हो जाता है। मतलब क्या होगा यार कि कोई अगर बालक है वो मान लो अच्छा बुरे का ज्ञान उसे पता है, नैतिक मूल्य है उसके अंदर, आदर्श हैं उसके अंदर, सामाजिक मूल्य हैं, अगर ये सारी चीज़ें किसी के अंदर हों तो घर के लोग क्या बोलते हैं कि मेरा बालक बड़ा सीधा है। जिसके अंदर ये 6, 7 और 8 साल में जिसके अंदर ये गुण आ जाए तो बालक, घर के लोग क्या बोलेंगे या मोहल्ले के लोग क्या बोलते हैं कि उनका बेटा बड़ा सीधा। और सीधा का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट। सीधा का मतलब स्ट्रेट, और स्ट्रेट से ही ये कोटेशन किसकी है? स्ट्रैंग। ये भी कोटेशन किसने दी है? स्ट्रैंग महोदय ने दी है। तो ये कीवर्ड आपको ज़रूर लिखने हैं, आपको ये कीवर्ड ज़रूर लिखने हैं, तभी आप इन कोटेशनों को याद रख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। अगली कोटेशन, अगली जो कोटेशन है वो देखो किसने दी है? बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल है। कल मैंने बताया था, ये लिखवाया भी था उपनाम में कि बाल्यावस्था एक्चुअल में है क्या? तो बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का काल है। अब इसको किस तरीके से समझना है? प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण का मतलब समझते हो? प्रतिद्वंदात्मक सामाजीकरण, सामाजीकरण का मतलब तो समझ गए होंगे कि सामाजीकरण क्या होता है? समाज से जुड़ना, समाज के जो नियम हैं उन पे चलना।
लेकिन जब बालक 6 से 12 वर्ष, मतलब इससे पहले वो कहाँ था, 5 साल। 5 साल का मतलब शैशवावस्था, शैशवावस्था का मतलब घर, शैशवावस्था का मतलब वो कहाँ पे था, घर पे। अब कहाँ आया, स्कूल में, मतलब किसी क्या जुड़ा, किससे जुड़ा, वो समाज से जुड़ा। तो हो सकता है कि समाज में कुछ ऐसे नियम हों या कुछ ऐसे नियम होते हैं समाज में जिनको बच्चा सोचता है कि यार मैं ये करूं कि ना करूं, मैं ये करूं। अब देखो, जैसे मान लो वो स्कूल गया, स्कूल में उसके दोस्त बने। अब दोस्त बने तो दोस्त बोलेंगे चलो यार खेलने चलते हैं, लेकिन घर के लोग बोलते हैं खेलना नहीं है, पढ़ना है। तो वो अपने आप में ही सोचता रहता है, प्रतिद्वंदात्मक का मतलब अपने आप में ही, करें ना करें, करें ना करें, क्या करें क्या ना करें। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण का काल है, समझ गए। ये किसने कहा है, अब जिससे आपकी प्रतिद्वंदात्मक मतलब क्या बोला जाए, कंपटीशन, जिससे आपका क्या होगा, कंपटीशन या लड़ाई। प्रतिद्वंद्विता का मतलब क्या होगा, लड़ाई या झगड़ा। जिससे आपकी लड़ाई या झगड़ा होगा उसको हमेशा, अगर अच्छी खासी है, अच्छा खासा झगड़ा है, उसको हमेशा क्या करने का सोचोगे, किल। और किल से कौन से मनोवैज्ञानिक, किलपैट्रिक, जॉन डीवी के सेस। ये किसकी परिभाषा है, ये किसकी कोटेशन है, तो ये कोटेशन है किलपैट्रिक की। ठीक है, समझ गए। अगली कोटेशन लिखवाएं, चलो आगे अगली कोटेशन देखो। अगली जो कोटेशन है वो कोटेशन है बाल्यावस्था, बालक का निर्माणकारी काल है। बाल्यावस्था जो है वो बालक का निर्माणकारी काल है। अब निर्माणकारी का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया था शैशवावस्था की जब कोटेशनें लिखवा रहे थे कि जब भी निर्माण, बनना शब्द आ जाए, निर्माण आ जाए या बनना शब्द आ जाए तो वो किसकी हो जाती है, बनना शब्द आ जाए। निर्माण का मतलब क्या होगा, बनना। और जहाँ पे भी बनना शब्द आता है वहाँ पे क्या होता है, कैसे बनाते हो, फ्राई करके। और फ्राई का मतलब फ्राइड, फ्राई का मतलब फ्राइड। तो ये सिगमंड फ्राइड की कोटेशन है कि बाल्यावस्था बालक का निर्माणकारी काल है। ठीक है, वास्तव में जब बालक 6 से 12 वर्ष का होता है तभी वो विद्यालय जाता है। और विद्यालय समझ लो या कोई उसके अंदर जो उसकी स्किल है उसको डेवलप करना, इसी उम्र में अगर उसने डेवलप कर ली तो कर ली, अदरवाइज आप पूरा जीवन निकाल देंगे उसकी जो डेवलपमेंट है या ग्रोथ है जिस स्किल पे, वो आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। ठीक, आगे देखो। अगली जो कोटेशन है वो कोटेशन है बालकों को अच्छी कहानियों से नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। जो बालक हैं उनको अच्छी कहानियों से नैतिक शिक्षा देनी का चाहिए, या आनंद प्रदान करने वाली कहानियों से, अच्छी कहानियों से, या यहीं पे आप लिख सकते हैं आनंद प्रदान करने वाली कहानियों से शिक्षा देनी चाहिए। देखो अब समझो, जब हम लोग कक्षा 6 में पढ़ते हैं, 6 में या 7 नहीं, कक्षा 1 में या 2 में या 3 में या 4 में या 5 में, तो वहाँ पे जो सिलेबस होता है हम लोगों का, उसमें कहानियों के अलावा और कुछ नहीं होता। चाहे वो आप हिंदी पढ़ें तो भी उसमें सारी की सारी पूरी की पूरी कहानियाँ ही होंगी। हिंदी की किताब आप देखना 3, 4, 5 की, वहाँ पे सारी की सारी कहानियाँ ही मिलेगी। उसके अलावा आप अगर साइंस की बुक देखेंगे तो उसमें भी जो मेथड होगा वो कहानियों का ही मेथड होगा। ऐसा क्यों, बेसिक में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये उम्र होती है। मनोवैज्ञानिकों ने माना है कि इस उम्र में अगर बालक को नैतिक शिक्षा देनी है
तो उसे अच्छी एवं आनंद प्रदान करने वाली कहानियों से, जब हम कक्षा 5 में पढ़ते हैं तो 5 में देखना एक पोएम है रानी लक्ष्मीबाई की। आखिर वो पोएम कक्षा 5 में ही क्यों है, कक्षा 10 में होती? क्योंकि वहाँ से बालक, कक्षा 5 में वो पोएम है, 5 या 4 में शायद, और वहाँ से बालक क्या होता है, प्रवेश कर रहा होता है बाल्यावस्था में। कुछ बालक कक्षा 5 में कक्षा 1 में जब आते हैं, कक्षा 5 में जब आते हैं 12 साल के हो जाते हैं लगभग, कुछ बालक 10 साल के हो जाते हैं, वो प्रवेश कर रहे होते हैं बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर। तो वो पोएम क्यों दी गई, क्योंकि वहाँ पे उसकी जो नैतिक शिक्षा है वो इसी से डेवलप होगी, आनंदमयी कहानियों से ही। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, ये सारी चीज़ें क्यों वहाँ पे उस सिलेबस में इंक्लूड की गई? क्योंकि मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि बालकों को अच्छी कहानियों या आनंद प्रदान करने वाली कहानियों से शिक्षा देनी चाहिए। ये परिभाषा किसकी है? एक्चुअल में हमें तो वो याद करना है, ज़रूरी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये परिभाषा किसने दी है? अब ये बताओ, अच्छी कहानियाँ या आनंद प्रदान करने वाली कहानियाँ? पूरी लाइफ को कौन सी ऐसी जॉब है, पूरी लाइफ में कौन सी ऐसी जॉब है जिस जॉब में बंदा अगर चला जाए तो उस पूरा का पूरा मस्त रहता है, पूरा का पूरा मस्त रहता है, कुछ मतलब नहीं, पीना भी फ्री है, खाना भी फ्री है, रहना भी फ्री है, कैंटीन भी है, सारी चीज़ें एकदम मस्त। तो सभी को पता है कि कौन सी जॉब, एज ए सोल्जर, सैनिक। और ये कोटेशन किसकी है बेटा? तो ये कोटेशन है कॉल सैनिक की, समझ गया? और जब देखो, जब भी वॉर होता है, चाहे वो कारगिल वॉर रहा हो, चाहे 61-62 का युद्ध रहा हो, जब भी सैनिकों को वॉर के लिए भेजा जाता है तो उसे उन लोगों को प्रेरणादायी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वीर रस की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, ताकि उनके अंदर एक अलग टाइप का जोश उत्साह रहे। तो ये वहाँ से रिलेट करके पढ़ना कि बालकों का मतलब सैनिकों को अच्छी कहानियों से नैतिक शिक्षा या आनंद प्रदान करने वाली शिक्षा देनी चाहिए। तो ये परिभाषा किसकी हो गई? ये परिभाषा हो गई किसकी? कॉल सैनिक की। ठीक है, अगली कोटेशन बाल्यावस्था की क्या है? कि संपूर्ण बाल्यावस्था में बालकों में या बालकों के संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जो बाल्यावस्था होती है, उस बाल्यावस्था में जो भी बालक होता है, उसके जो संवेग होते हैं उनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, ऐसा एक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। क्या वास्तव में ये सच है? सोच के देखो, 6 से 12 साल की एज में क्या कभी ऐसा हुआ कि हाँ, गुस्से वाला जो संवेग था वो प्रेम वाले संवेग में बदला हो? देखो, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। देखो, जैसे मान लीजिए आप गुस्सा थे, घर पे थे, आप गुस्सा थे किसी बात को लेके आप गुस्सा थे, पापा ने बोला लो 10 रुपए टॉफ़ी खाओ जाके, आपका जो गुस्सा थी वो ख़त्म, तुरंत जो था संवेग गुस्सा वाला वो किस में बदल गया? प्यार में बदल गया। पहले मम्मी ने तुम्हें मारा, किसी गलती की वजह से मम्मी ने तुम्हें मारा, अब मारने पे जो संवेग था दुख का, उसके बाद मम्मी ने तुम्हें समझाया और 10 रुपए दे दिए, तो तुम्हारी जो मार वाला जो दुख वाला संवेग था वो ख़त्म। मतलब तुरंत निरंतर परिवर्तन होता रहता है। ऐसा नहीं है कि संवेग, हाँ गुस्सा हो तो गुस्से ही बने रहो, उसके अंदर जो संवेग है। इसीलिए जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो बाल्यावस्था में क्राइम करते हैं या बाल्यावस्था थोड़ी सी ख़त्म हो जाने के बाद जो क्राइम करते हैं, चूँकि उनमें संवेगिक परिवर्तन होता रहता है,
इसीलिए उनको बाल गृह भेजा जाता है कि बाल गृह में जाके इनके संवेगों में परिवर्तन, चूँकि ये अवस्था ऐसी है कि इसमें संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता है, तो बाल गृह भेज दो इनको, ताकि वहाँ पे इनको एक अच्छा माहौल मिले, तो इनके अंदर जो भी क्राइम वाला संवेग है वो अच्छे संवेगों में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये जो बोली गई कोटेशन वो किसने बोली है कि संपूर्ण बाल्यावस्था में बालकों के संवेगों में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो तुम लोगों ने सुना होगा कि कौन ऐसा जीव है जो निरंतर रंग बदलता रहता है, तो जाहिर सी बात है गिरगिट बोलोगे। लेकिन एक और है बड़ा चालाक किस्म का, एक और है बड़ा चालाक किस्म का जो बदलता रहता है। अगर आप वो कहीं बैठा हो, वो कहीं भी बैठा हो, अगर आपने कंकड़ उठाया तुरंत वहाँ से गायब हो जाता है, तुरंत उड़ जाता है, कभी उसको कोई ट्रैप नहीं कर पाता, पहली चीज़। और वो कौन सा है? क्रो। समझ गए किसकी कोटेशन है? क्रो एंड क्रो। समझ गए ये किसकी कोटेशन है? क्रो एंड क्रो की। तो ये थी तुम्हारी बाल्यावस्था से जुड़ी कुछ परिभाषाएं। एक परिभाषा और है, उसको समझ लो। एक कोटेशन और है, पूछी जाती है कि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से, बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था है। बाल्यावस्था जो होती है वो शैक्षिक दृष्टि से महत्वपूर्ण अवस्था है। ये इसको पहले समझो यार कि ऐसा क्यों बोला गया कि जो बाल्यावस्था होती है वो शैक्षिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्यों? 6 साल का बालक मतलब कक्षा 1 में एडमिशन, 12 साल का बालक लगभग कक्षा 7 तक पहुंच जाता है, 6 तक भी पहुंच जाते हैं। क्या कभी आपने देखा है कि बंदे ने 12 साल के बाद एडमिशन लिया हो और अपना कैरियर बना लिया हो? कभी कोई, रेयर केस में एक आध होंगे, लेकिन कभी कोई क्या हो सकता है जिसने 12 साल के बाद एडमिशन लिया हो और अपना कैरियर बना लिया हो? आई होप, मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी ऐसा रहा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या, हाँ ये हो सकता है कि 12 साल में उसने हाई स्कूल कर लिया हो, ये हो सकता है। लेकिन 12 साल के बाद कोई एक में पढ़ने आए और वो सारी चीज़ें सीख जाए, ये नहीं होता। तभी तुम देखना बेसिक में, क्योंकि मैं बेसिक का टीचर भी हूँ, तो बेसिक में जो बच्चे आते हैं, अगर उनका मन नहीं लगा पढ़ने में, क्लास 1 में हो या 2 में हो या 3 में हो या 4 में हो या 5 में हो, अगर उनका मन पढ़ने में नहीं लग रहा है तो वो आजीवन उनका मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हमें सीटेट या टेट या कोई भी एग्ज़ाम निकालना है। हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी समझना है कि हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को किस तरीके से ट्रीट करें ताकि जो आने वाले पीढ़ी है उसका फ्यूचर ख़राब ना हो। चाइल्ड डेवलपमेंट एक्चुअल में तुम लोगों को इसीलिए पढ़ाई जाती है कि तुम लोग जब भी टीचर बन जाओ तो बालक को समझो। सबसे बड़ी चीज़ है, अगर आप बालक को समझ गए तो आप एक अच्छे टीचर हैं। यही पर्पज़ है चाइल्ड डेवलपमेंट का शिक्षा में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था है। अब ये किसने कहा है? बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से प्रत्येक बालक के लिए, मतलब एवरी सन, प्रत्येक बालक के लिए। ऐसा तो नहीं है किसी एक बालक के लिए महत्वपूर्ण हो, प्रत्येक बालक के लिए, मतलब सभी बच्चों के लिए। एवरी सन, सन से बनाओ सिंपसन, सन से सिंपसन, और सिंपसन के साथ 2 वैज्ञानिक और थे, जोन्स और ब्लेयर। जोन्स, सिंपसन और ब्लेयर की ये कोटेशन है कि बाल्यावस्था शैक्षिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवस्था है। तो ये थी आपके बाल्यावस्था की कुछ परिभाषाएं
जिनको मैंने आप लोगों को बता दिया। एक भी ऐसी कोटेशन नहीं है जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछी ना गई हो या कभी पूछी ना जाए। और आई होप मैंने सारी कोटेशनें यहाँ पे करवा दी हैं, जितनी भी बुक्स हैं, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे। इससे ज़्यादा कोटेशन, एक या दो कोटेशन और कोई बता देगा, वो भी कोटेशन मैं बता दूंगा बाल्यावस्था के अंत तक कि हाँ ये कोटेशन भी है बाल्यावस्था की। तो यार पढ़ो और अच्छी तरीके से समझो, ठीक। और लेक्चर समझ में आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके।